आईबीपीएस एग्ज़ाम का आया है नोटिफिकेशन। क्या आपके पास है सर्टिफिकेट ऑफ ग्रेजुएशन? आईबीपीएस एग्ज़ाम का आया है नोटिफिकेशन। क्या आपके पास है सर्टिफिकेट ऑफ ग्रेजुएशन? फेल होंगे या पास, ये आपके हाथ में नहीं। फेल होंगे या पास, ये आपके हाथ में नहीं। एग्ज़ाम देकर एक्सपीरियंस लेना है सबसे सही। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार आप सबके अपने चहीते YouTube चैनल पर। चैनल का नाम है प्रसन्न चैनल। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आप हमेशा से इस चैनल को देख रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि मेरे जो वीडियोस रहते हैं 4 टॉपिक्स रहते हैं। पिछले वीडियो में भी बताया था आपको 4 टॉपिक्स कौन से होते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत की 4 लाइनों में ही पूरे वीडियो का टॉपिक समझ जाता है अगर आपने मेरी 4 लाइनें ठीक से सुनी हैं तो। अगर आपने समझ लिया है कि आज का टॉपिक क्या है, फिर तो आप बहुत बुद्धिमान है, ब्रिलियंट है, इंटेलिजेंट है। और अगर नहीं समझे हैं तो मैं हूं ना आपको बताने के लिए कि आज का टॉपिक क्या है। तो दोस्तों, आईबीपीएस के बारे में अगर बात कर रहा हूं तो सिंपल है दोस्तों कि आपको समझना चाहिए कि आज का वीडियो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स से रिलेटेड। तो आपको बता देता हूँ सब कुछ, लेकिन सबसे पहले तमाम व्यूअर्स को शुक्रिया था। हमारी यूट्यूब की फैमिली बढ़ रही है, पूरा श्रेय जाता है सिर्फ आप लोगों को। अपना प्यार सम्मान इस चैनल पर इसी तरह बरकरार रखिए ताकि मैं आपके लिए कहीं ना कहीं वीडियोस लाता रहूं। तो दोस्तों, पहले मैं आपको बता देता हूं कि आईबीपीएस क्या है। आईबीपीएस ये पूरा नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड पर्सनल सिलेक्शन। तो आईबीपीएस कई तरीके की बैंक्स की जो एग्ज़ाम्स होते हैं इसकी रिक्रूटमेंट करता है। रिक्रूटमेंट यानी हायरिंग। तो जो भी आप एग्ज़ाम्स देते हैं, जितने भी बैंक्स हैं इंडिया में, जो नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं या फिर जो आरआरबी के जो बैंक्स होते हैं, रीजनल रूरल बैंक्स, तो इनकी एग्ज़ाम्स लेता है। मेरा एक वीडियो आया था पहले आईबीपीएस आरआरबी से रिलेटेड, कई लोगों को वो वीडियो पसंद भी आया। नहीं देखा होगा तो आप उसे भी देख सकते हैं, लेकिन उसका नोटिफिकेशन अभी चला गया है तो आपको ये एग्ज़ाम अभी अगले साल देनी पड़ेगी। तो अभी जो एग्ज़ाम आई है इसका नाम है आईबीपीएस क्लर्क। तो क्लर्क की जो एग्ज़ाम है इसका फॉर्म आप भर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा आज इस वीडियो में। मैं आपको बता रहा हूं कि आपको फॉर्म कैसे भरना है। मैं आपको लैपटॉप के थ्रू दिखाऊंगा, आप मोबाइल से भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लैपटॉप से भरिए या फिर पीसी से भरिए, क्योंकि कई सारे मतलब ईजी होता है फॉर्म भरने के लिए। तो मैंने आपको आईबीपीएस के बारे में बता दिया है। तो ये मेरा फर्स्ट पॉइंट था। अब आपको सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि आपको एग्ज़ाम फॉर्म भरना कैसे है। तो मैं आपको लैपटॉप के ज़रिए दिखा रहा हूँ। उसके बाद मैं कुछ पॉइंटर्स बताने वाला हूँ जो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो को देखकर वो सारे पॉइंटर्स कवर हो जाएंगे तो आपको एक एक देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि नोटिफिकेशन बहुत बड़ा रहता है। आप उस नोटिफिकेशन को ज़रूर पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ ताकि आप तैयार रहेंगे और आपको पढ़ने में आसानी हो जाएगी। तो पहले बता देता हूँ आपको फॉर्म कैसे भरना है। सो आई होप गाइज आपको लैपटॉप वगैरह चलाना आता है। तो मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ। ये मैं आपको बेसिक से करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको इजी रहे। और जो मेरे व्यूअर्स रहते हैं इस चैनल के, तो सारे फ्रेशर्स रहते हैं या फिर स्टूडेंट्स रहते हैं। तो मैं आपको बेसिक से बता रहा हूँ। क्या करना है, आपको जाना है ibps.in पर। तो मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ ibps.in। तो आपको आई होप मेरी स्क्रीन दिखाई भी दे रही होंगी। तो यहाँ पर लिखा है दोस्तों ibps.in। आपको इस पर बस एक हल्का सा क्लिक लगा देना है और मे बी एक पेज ओपन हो जाएगा। तो आपको उस पेज पे जाके क्लिक करना है। गूगल का पेज ओपन होता है और उसके बाद ibps.in पर क्लिक करने के बाद ये पेज ओपन हो जाएगा जो आपको दिखाई दे रहा है। तो ये पेज मैंने पहले ओपन कर लिया था। तो डायरेक्ट ये पेज आ गया। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि सब कुछ ऐसे स्क्रीन पर रन हो रहा है, लेकिन ये जो ऑप्शन है जो नीचे से आ रहा है, लाइक ये आपको यहाँ पर घूमता हुआ दिखाई दे रहा होगा,
यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। कई बार क्या होता है कि यहाँ पर ऊपर ऐसा होता है जो नोटिफिकेशन, लेकिन इसको यहाँ से आपको लेना है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कहाँ से आप ले सकते हैं। तो ये यहाँ पर आ गया न्यू, तो आपको यहाँ पर जाकर क्लिक करना है। लिखा है कॉमन CRP यानी कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ क्लर्क्स एंड पार्टिसिपेटिंग बैंक्स। तो आपको क्या सिर्फ हल्का सा कर्सर यहाँ पर लेकर आना है, यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये आपको दिखाई देगा पेज। तो आपको यहाँ पर ये सारी इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रही होगी आई गेस, जो भी यहाँ पर ये अब आपको मैं बताता हूँ। आपको अगर कोई एग्ज़ाम का फॉर्म भरना है तो यहाँ पर आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन दिखाई दे रहा है, आपको इस पे जाके क्लिक करना है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ क्लिक करके। आपको इस तरीके से क्लिक करना है और ये एग्ज़ाम फॉर्म ओपन हो गया, जहाँ पर आपको अपना नाम वगैरह डालना है और सारे डिटेल्स डालकर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से यहाँ पर 6 ऑप्शंस हैं, फ़ोटो एंड साइन, डिटेल्स, प्रीव्यू, अपलोड्स और पेमेंट ऑनलाइन करनी है। तो ये सारे ऑप्शंस हैं, ये आपको भरने हैं। तो फ़िलहाल मैं आपको फॉर्म भरकर नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन मैंने आपको दिखा दिया है कि आप कैसे फॉर्म को भरेंगे। तो मैं यहाँ से बैक जा रहा हूँ दोस्तों। हाँ, तो मैं यहाँ पर आया था, तो मैं यहाँ पर फिर एक बार क्लिक कर रहा हूँ। और हाँ, तो आपको क्या करना है, तो मैंने आपको ये बता दिया है कि आपको फॉर्म कैसे भरना है। अब अगर मान लो आपने फॉर्म भर दिया और आपको पैसे मान लो आपने तभी नहीं भरे, या फिर आपको बाद में आकर आपका एग्ज़ाम फॉर्म जो होता है वो कॉल लेटर वो डाउनलोड करना है। तो आप जब फॉर्म भरते हैं ना, आप जब मोबाइल नंबर अपना डालते हैं और पासवर्ड डालते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है। जब आप मोबाइल नंबर एंटर करेंगे तब आपके मोबाइल पर ये रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाता है और उसका पासवर्ड भी रहता है। उस पासवर्ड को आपको कुछ रीसेट वगैरह नहीं करना है, आपको कहीं पर लिख लेना है या फिर याद रखना है उस पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर को। और आप यहाँ पर मतलब अगर आपका फ़ीस वगैरह भरना रह गया है या फिर मतलब आपको कॉल लेटर लेना है तो आप यहाँ पर उसे एंटर करके वो सबमिट कर सकते हैं। तो फिर आपको मतलब जो भी फ़ीस का ऑप्शन बचा है वो उधर डाइवर्ट कर ले जाएगा मतलब। तो ये मैंने आपको बता दिया है। ओके, मैं आपको थोड़ा सा नीचे ले चलता हूँ। यहाँ पर रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स लिखा है, यानी हाउ टू अप्लाई या फिर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आप इनको भी पढ़ सकते हैं। आप अगर एंड्रॉयड यूज़ कर रहे होंगे तो यहाँ से वो पूरा नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाता है आपके फ़ोन पर। तो आपके पास अडोब रीडर या फिर ऐसे कोई फाइल्स होनी चाहिए आपके फ़ोन पर जिससे आप रीड कर पाएँ। तो ये पॉइंट मुझे आपको बताना था। दोस्तों, मैंने आपको बता दिया है कि आपको एग्ज़ाम फॉर्म कैसे भरना है और जो कुछ अगर पढ़ना है तो वहाँ पर नीचे रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स से आपको कैसे पढ़ना है। तो दोस्तों बढ़ेंगे आगे, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर लेते हैं। वीडियो 20 मिनट का ज़रूर होगा, लेकिन आपको बताना था मुझे कि कैसे एग्ज़ाम फॉर्म भरना है, तो मैंने आपको बता दिया है। तो दोस्तों बढ़ेंगे सबसे पहले पॉइंट की दूसरे पॉइंट की तरफ। पहला पॉइंट था IBPS क्या है। तो दूसरा पॉइंट बताने से पहले आपको एक और बात बताना चाहूँगा। ये गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं, इनमें टाइम लगता है। ऐसे नहीं कि आप एग्ज़ाम दे दी फर्स्ट चांस में पास हो गए, ऐसा नहीं रहता। मे बी 2 3 4 5 10 चांस ऐसे आपके ऊपर निर्भर करते हैं, आपके स्किल के ऊपर। तो आप अगर कहीं पर सीख रहे हैं या फिर आप कहीं MBA वगैरह आपका एजुकेशन चल रहा है या फिर आप कहीं पर इंटर्नशिप्स कर रहे हैं या फिर कहीं पर आप जॉब कर रहे हैं, तो इन जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होती है लाइक IBPS या SSC CGL की या फिर UPSC वगैरह की, तो आप अपना इंटर्नशिप और जॉब करते करते इन एग्ज़ाम्स को कीजिएगा। क्योंकि सिर्फ अगर यहाँ पर आप निर्भर रहेंगे तो मे बी ऐसे हो सकता है कि बाद में मतलब लोगों को लगता है कि यार मैं पास नहीं हो रहा हूँ, क्यों नहीं हो रहा हूँ। तो आप अपना एजुकेशन या फिर आपकी इंटर्नशिप या फिर जॉब जो कर रहे हैं वो करते करते इस स्टडी को भी आपको मैनेज करना है और आपको करना है। तो आपकी इंटर्नशिप या फिर जॉब जो भी है उसे चालू रख कर आप इन एग्ज़ाम्स को दे देना। तो ये था एक इम्पॉर्टेंट सजेशन आपको।
सुनना है या नहीं ये आपका मतलब आप सोचिए, लेकिन मुझे ये ज़रूरी लगा बताना तो मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ये भी मैंने आपको बताया है, आपको एग्ज़ाम के लिए कहाँ से लॉगिन कर मतलब जाना है, तो IBPS.in आपको टाइप करना है गूगल पर और वो पेज ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों तीसरा पॉइंट बताता हूँ, बैंक्स। तो दोस्तों बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, ऐसे कई सारे जो मैंने आपको बताया था ना, वो नीचे रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स हैं, उसमें ये नाम भी होंगे, तो पढ़ लेना एक बार, लेकिन मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स बता रहा हूँ। तो इतने सारे बैंक्स कवर हैं, एक आध दूसरा बैंक छूट गया होगा तो आप पढ़ लेना उधर से। तो ये था तीसरा पॉइंट, बैंक्स। चौथा पॉइंट है एग्ज़ाम डेट्स। फिर एक बार बता रहा हूँ, आपको फॉर्म भरना है, फीस भरनी है, कुछ भी भरनी है, तो आपको 1 जुलाई 2023 से लेकर 21 जुलाई 2023 के बीच में भरना है। अब आप मुझे कहेंगे कि आज तो लगभग 15 या 16 तारीख आ गई, अब मैं फॉर्म कब भरूँ? तो दोस्तों सुन लीजिए ठीक से, संडे का दिन है, आप अगर ये फॉर्म सुबह या फिर कभी भी भरिए, मंडे को भरिए, ट्यूसडे को भरिए। IBPS की वेबसाइट की एक ट्रिक बता रहा हूँ, सुबह सुबह यानी सुबह 7 बजे, 8 बजे, 9, 10, कम से कम 11 बजे तक वो जो वेबसाइट होती है वो फुल्ली फंक्शनल होती है। जितना सुबह भरेंगे उतना कम लोग होते हैं कि वो एग्ज़ाम फॉर्म भरेंगे, और बाद में क्या होता है 11 बजे के बाद सर्वर डाउन हो जाता है, क्योंकि कई सारे लोग फॉर्म भरते हैं। तो आप अगर अपने लैपटॉप से भर रहे हैं तो सुबह भरने की कोशिश कीजिए, 8, 9 या 10 बजे तक। आगे बताता हूँ, जो जैसे ही आप फॉर्म भर देंगे, आप फीस भर देंगे, उसके बाद आपको जो कॉल लेटर आता है, यानी एग्ज़ाम के पहले एडमिट कार्ड होता है उसमें आपका, तो वो आपको आएगा। तो ये अंदाज़े मैं आपको बताता हूँ, लेकिन आपको इसका मोबाइल पर मैसेज आ जाता है IBPS की तरफ से। तो ये आपको आ जाएगा लगभग अगस्त या सितंबर महीने तक, या फिर इसके पहले भी आ सकता है। आप आपके नोटिफिकेशंस पर ध्यान रखिए, IBPS.in को विज़िट करते रहिए। तो जो एग्ज़ाम होगी ये अगस्त या सितंबर महीने में हो सकती है, मे बी अगस्त में ही हो, और जो रिज़ल्ट्स रहते हैं लगभग उसी मंथ में या नेक्स्ट मंथ में आ जाते हैं। उसके बाद मेंस की एग्ज़ाम रहती है 1 महीना बाद, और जो रिज़ल्ट्स रहते हैं वो उसी महीने में या फिर नेक्स्ट मंथ में आते हैं। और जो प्रोविजनल अलॉटमेंट होती है वो आफ्टर 6 to 8 मंथ्स के बीच में होती है, मे बी 6 to 8 मंथ्स बाद। तो IBPS ने जो नोटिफिकेशन दिया है उसके मुताबिक अलॉटमेंट अप्रैल 2024 में होगी, अगर आप एग्ज़ाम पास कर जाते हैं तो अब बढ़ेंगे आगे। तो मैंने आपको डेट्स भी बता दी है। पांचवी, एलिजिबिलिटी। आपको इंडियन होना बहुत ज़रूरी है। आप अगर नेपाल से आए हैं, भूटान से आए हैं, तिब्बत से आए हैं और 1 जनवरी 1962 के पहले आए हैं तिब्बत से, और इंडिया में सेटल होना है, बिजनेस करना है, या फिर इंडिया में सेटल होने के लिए आए हैं, तो फिर आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। आप अगर केनिया से है, युगांडा से है, तंजानिया से है, मालावी, ज़ैम्बिया, ऐसे कई सारे देशों के नाम हैं उधर, वियतनाम, और मे बी पाकिस्तान से, और इंडिया में आकर आपको सेटल होना है, तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। फिर एक बार कह रहा हूँ, नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा। तो ये एलिजिबिलिटी है। एज सबसे ज़रूरी, आपका मिनिमम एज होना चाहिए 20, मैक्सिमम होना चाहिए 28। दोस्तों अब बात करते हैं थोड़ा सा आगे जाकर रिलैक्सेशन की। रिलैक्सेशन यानी क्या? इसमें रिलैक्सेशन में क्या होता है कि आपका जो मैंने आपको बताया मैक्सिमम एज है 28, ये जनरल के लिए है। आप अगर SC या ST से रहेंगे तो आपको 28 के बाद और 5 साल तक आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। OBC से रहेंगे तो 3 साल का एक्सटेंशन होता है आपके पास, यानी उतने मौके होते हैं उस एग्ज़ाम को क्लियर करने के। और आप अगर PWBD से है, कोई डिसेबिलिटी है, तो 10 साल का आपके पास मतलब एक्सटेंशन है, 28+10 यानी 38। और भी हैं नोटिफिकेशन में, आपको बता देता हूँ, आप उधर देख लीजिएगा। अगर आप डिवोर्स्ड वुमेन है, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 35 साल तक आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं।
डिवोर्स या फिर जो भी है, अगर SC या ST से है तो लगभग 40 साल तक आप दे सकते हैं। OBC का मुझे याद नहीं है, आप ज़रूर देख लेना उधर नोटिफिकेशन में। तो ये तो हो गई रिलैक्सेशन की बात। आपके पास अगर आपको रिलैक्सेशन चाहिए या जैसे कि आप SC या ST से हो, OBC से हो, तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो ये था हमारा 8वां पॉइंट, कास्ट सर्टिफिकेट। जनरल कैटेगरी से है तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होगा 100%, तो फिर उसकी ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों 9th पॉइंट, EWS यानी क्या है? तो EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, ये जनरल के अंडर आ जाता है। तो ये कैसे आ जाता है मैं आपको बताता हूँ। अगर आपकी सालाना आय यानी आपके फैमिली के किसी भी सदस्य की या फिर इन शॉर्ट आपकी आय यानी मंथली इनकम अगर 8 लाख से नीचे का है तो आप, ये पहला पॉइंट है जिसके थ्रू आप क्वालिफाई होते हो। लेकिन कई सारे पॉइंट्स हैं, वो अगर सारे में आप कम हो या फिर आपके पास वो नहीं है या फिर उसमें फिट हो रहे हो तो आप EWS से ये फॉर्म भर सकते हो। लेकिन सबसे बड़ा रूल है कि आपको जनरल कैटेगरी से होना चाहिए, यानी ओपन कास्ट जिसे हम कहते हैं। तो ऐसे कैंडिडेट्स जो जनरल के ओपन कास्ट से बिलोंग करते हैं, EWS के इन रूल्स को फॉलो करते हैं, तो वो EWS से फॉर्म भर सकते हैं, मतलब EWS को चूज़ कर सकते हैं। तो पहले तो रूल ये है कि आपकी इनकम 8 लाख से नीचे की होनी चाहिए। दूसरा रूल ये है कि आपके पास जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो 5 एकड़ से कम होना चाहिए। तीसरा रूल ये है कि आप जिस घर में रहते हैं वो 1000 स्क्वायर फीट से कम होना चाहिए, उसका जो एरिया है वो। चौथा रूल ये है कि आपके पास कोई प्लॉट यानी कोई लैंड या फिर जो प्लॉट होता है ना, आपके पास कोई 100 स्क्वायर यार्ड्स या फिर 200 स्क्वायर यार्ड्स का कोई प्लॉट नहीं होना चाहिए। डिटेल में नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा आप इसे एक बार। तो ये EWS के बारे में मैंने आपको बताया है। 10वां पॉइंट है क्वालिफिकेशन एंड कंप्यूटर नॉलेज। तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए कम से कम, कितने भी मार्क्स हो, 35% हो, 50% हो या फिर कितने भी परसेंट हो, आपके पास ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब मैं आपको इसमें भी बताता हूँ, मान लो आपने कल ही आपकी एग्ज़ाम हुई है और आपका रिज़ल्ट आने वाला है लेट से 2-3 महीने बाद, तो जब आपका जो मेन एग्ज़ाम होता है ना, तो लगभग उसके वक्त आपके पास वो सर्टिफिकेट होना चाहिए ग्रेजुएशन का कि मैं ग्रेजुएट हूँ, तो वो सर्टिफिकेशन होना चाहिए। उस बेसिस पर फिर आपकी अलॉटमेंट हो जाती है अप्रैल मंथ में, जो IBPS ने कहा है। तो मेन एग्ज़ाम के पहले आपके पास ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है सर्टिफिकेट उसके पहले तो मैं सजेस्ट करूँगा एग्ज़ाम नहीं देना। लेकिन आपको अगर मेंस एग्ज़ाम के पहले यानी 1-2 मंथ के पहले अगर मिल रहा है आपको आपका ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो ये मैंने आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी जो इसमें नहीं है, यानी जो वो जो मैंने आपको दिखाया उसमें, तो ये नहीं है उसमें। कंप्यूटर नॉलेज, अब कंप्यूटर नॉलेज यानी क्या? तो आपके पास एक जब भी आप कहीं किसी इंस्टीट्यूट से कंप्यूटर सीखे हो मान लो, तो आपके पास वो जो सर्टिफिकेट होता है वो होना चाहिए, कोई डिप्लोमा का सर्टिफिकेट, या फिर कम से कम आपने स्कूल या फिर आजकल तो ऑलमोस्ट सबके पास जब हम स्कूल में होते हैं तो कंप्यूटर होता है सब्जेक्ट, या फिर IT का सब्जेक्ट होना चाहिए। तो सबके पास होना चाहिए। नहीं है तो फिर वो जो इंस्टीट्यूट से वो सर्टिफिकेट मिलता है कंप्यूटर का, तो वो होना चाहिए, कोई भी चलेगा, MS ऑफिस हो, कोई भी हो। तो ये हो गया 10th पॉइंट। अब मैं आपको 11th पॉइंट बताऊंगा एग्ज़ाम्स के बारे में। तो दोस्तों प्रीलिम्स 1 घंटे का होता है, इसे 1 घंटे का होता है यानी 60 मिनट्स का होता है। इसमें 100 सवाल रहते हैं। इंग्लिश होता है, इंग्लिश के होते हैं 30 क्वेश्चंस और 30 मार्क्स होते हैं उसके। मैथ्स के होते हैं 35 क्वेश्चन और 35 मार्क्स, और लॉजिकल रीजनिंग के होते हैं 35 क्वेश्चन और 35 मार्क। तो यानी 100 मार्क्स और 1 घंटे का टाइम होता है आपके पास, तो आपको मैनेज करना है वो।
कैसे आप कर सकते हैं, या फिर वहाँ पर ऐसे होता है कि आपके पास 20 मिनट है, 20 मिनट में इंग्लिश कीजिए, फिर ऑटोमेटिक वो आगे चला जाता है मैथ्स की तरफ। तो ये थोड़ा आप देख लेना कि कैसे हैं, नोटिफिकेशन में आपको पता चलेगा। मेंस के एग्ज़ाम्स की बात करता हूँ पहले, लेकिन प्रीलिम्स का आपको बताता हूँ। बैंक्स की एग्ज़ाम्स में सेक्शनल कट ऑफ होता है, यानी आप अगर एग्ज़ाम दे देते हैं तो आपको लेट्स से इंग्लिश मान लो 30 में से आपको कम से कम 10 मार्क मिलने चाहिए। अगर 9 मार्क मिलते हैं तो आप फेल हो गए, लेकिन आपको अगर 10 मार्क मिल जाते हैं तो ऐसे मैथ्स और रीजनिंग में भी कुछ सेक्शनल कट ऑफ होता है, वो आपको क्लियर करना है। और एक टोटल कट ऑफ भी होता है। मान लो हर सब्जेक्ट में 10-10 मार्क्स का सेक्शनल कट ऑफ है और आपको 10-10 मार्क्स मिल गए, लेकिन जो फाइनल कट ऑफ है जो 100 मार्क्स में से प्रीलिम्स का 50 है, तो फिर आप यहाँ पर सेक्शनल कट ऑफ लेकर भी आपकी टोटल 30 हो जाती है। लेकिन अगर आपको मान लो एज एन एग्जाम्पल 50 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, तो फिर आप फेल हो, तो आपको यही सोचकर प्रीलिम्स को देनी है कि मुझे 100 में से कम 80 या 90 या फिर कम से कम 70 मार्क तो कम से कम मिलने चाहिए, लेकिन 80 का टारगेट लेकर चलना। तो ये हो गया, ये भी हो गई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो फॉर्म में नहीं है। मैंने IBPS और SSC CGL के एग्ज़ाम्स दिए हैं, तो ये मैंने आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी। बढ़ेंगे आगे। तो मैं आपको मेंस के बारे में बताता हूँ। 200 मार्क्स का रहता है मेंस। 2 घंटा 40 मिनट का एग्ज़ाम रहता है ये, लेकिन इसमें आप अपने आप से टाइम मैनेज नहीं कर सकते। एक एक सेक्शन आता है उधर, उस हिसाब से वहाँ पर ऊपर टाइमर रहता है, वो वहाँ पर एक्टिवेटेड रहता है, तो वो ऑटोमेटिक कट हो जाता है टाइम। तो आपको उसी हिसाब से एग्ज़ाम देनी है। तो मे बी पहला सब्जेक्ट्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन रूल वही है। अगर पहला लेट से GK यानी जनरल अवेयरनेस का पेपर है, तो उसके 50 सवाल रहेंगे 50 मार्क्स के, और 35 मिनट का समय होगा आपके पास। आपका अगर 30 मिनट में भी हो गया तो फिर आपको वो 5 मिनट आप चेकिंग करने में डाल सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट सेक्शन ऑटोमेटिक ओपन होगा, तो आपको उतना टाइम में आपको कंप्लीट करना है। फिर उसके बाद इंग्लिश का है सेक्शन, तो इसमें 40 क्वेश्चंस होंगे 40 मार्क्स के, और आपके पास 35 मिनट का समय होगा इसे सॉल्व करने के लिए। फिर जो खुलेगा वो है लॉजिकल रीजनिंग और कंप्यूटर के कुछ सवाल होंगे। तो आप वो 50 सवाल रहेंगे 60 मार्क्स के, और 45 मिनट का समय होगा आपके पास। और उसके बाद मैथ्स का सेक्शन खुलेगा जिसमें 50 सवाल होंगे 50 मार्क्स के, और 45 मिनट का समय होगा आपके पास। तो ये मेंस के एग्ज़ाम्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। 200 मार्क्स और 160 मिनट, और ये मतलब ऑटोमेटिक खुल जाएंगे एक एक सेक्शन, आपको उसी हिसाब से सॉल्व करना है। अगर प्रीलिम्स में पास हो जाते हो तो ही मेन का एग्ज़ाम रहेगा। तो ये मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। डॉक्यूमेंट्स कौन से लेकर जाने हैं आपको प्रीलिम्स की एग्ज़ाम। जो पहली एग्ज़ाम होती है, आपका जो फॉर्म भरते हैं, एग्ज़ाम फ़ी भरते हैं, उसके बाद जो एडमिट कार्ड आता है, तो पहली एग्ज़ाम प्रीलिम होती है और दूसरा होता है मेंस। तो पहली एग्ज़ाम के लिए आप जब जाओगे एग्ज़ाम सेंटर, तो पेन पेंसिल इरेज़र ये तो आपके पास होना ही चाहिए। आपको वो ये देंगे, शीट देंगे, एक ब्लैंक पेपर देते हैं, आप उस पर सॉल्व कर सकते हैं। तो एक और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ आपको, अगर आप इस एग्ज़ाम को पहली बार दे रहे हैं तो पहले ही 2 शीट मंगवा कर लीजिएगा, क्योंकि बाद में वो टाइम पास होता है कि एग्ज़ामिनर आने तक, क्योंकि बहुत बड़ा हॉल रहता है तो एग्ज़ामिनर आने तक समय लगता है। तो थोड़ा सा वो डिले हो जाता है, 1 या 2 मिनट का समय। तो 2 शीट लेकर रखिएगा। ये मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये भी पॉइंट फॉर्म पर नहीं है। जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो, एक तो आपको लगेगा आपके आईडी प्रूफ जितने भी हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो भी है, ये आपको साथ लेकर जाने हैं। और जो एडमिट कार्ड होता है एग्ज़ाम का, ये आपको कंपलसरी लेकर जाना है। उसकी आपको प्रिंट आउट निकालनी है, तो प्रिंट आउट निकालना मत भूलिएगा, नहीं तो वो आपको एग्ज़ाम सेंटर में लेंगे नहीं। तो आपके पास दोनों, जो
आधार कार्ड पैन कार्ड होता है उसका ओरिजिनल चाहिए और आपको उसकी जेरोक्स कॉपी सबमिट करेंगे एडमिट कार्ड के साथ जो एग्जामिनर्स होते हैं उनको, और उसके बाद ही वो आपको अंदर जाने देंगे, नहीं तो आप अंदर नहीं जा पाएंगे। तो एडमिट कार्ड की जेरोक्स और जो 2 पैन कार्ड आधार कार्ड लगते हैं ओरिजिनल, और उनकी जेरोक्स साथ लेकर जाइएगा एग्ज़ाम के लिए। और वाटर बॉटल वगैरह तो आप साथ लेकर जा सकते हैं पानी पीने के लिए। इसके अलावा आप बाकी कुछ या कैलकुलेटर वगैरह ये या फिर आपके पास मोबाइल होगा तो आप इसे स्विच ऑफ करना पड़ेगा आपको, या आपको एग्जामिनर बता देंगे। ये भी फॉर्म में नहीं है, ये भी मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो दोस्तों बढ़ेंगे आगे, और मैं आपको बता देता हूँ कि जो अगर मान लो आपने प्रीलिम्स को क्लियर कर लिया और आपको अगर मेंस एग्ज़ाम के लिए आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपके पास सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। सबसे पहले होगा एडमिट कार्ड, जो मेंस का होता है वो अलग से होगा, फिर एक बार आएगा आपको। फिर उसके बाद जो आप ये जो फॉर्म भरने वाले हैं ना, इसकी आपको इसकी आपको प्रिंट डाउनलोड करनी है। पूरा फॉर्म भरने के बाद ये प्रिंट डाउनलोड का एक ऑप्शन आता है उधर, आपको फीस भरने के बाद आता है, तो आप या फिर उसके पहले आता है फाइनल सबमिट ऐसे कुछ करके, तो ये देख लेना और डाउनलोड कर लेना इस फॉर्म को। जो फीस होती है ना, फीस की भी रिसीट को आपको ई रिसीट होती है उसे भी डाउनलोड कर लेना है, ये आप रख सकते हैं आपके साथ। जो भी ग्रेजुएशन के जो भी सर्टिफिकेट्स होते हैं इन सभी को आपको ले लेना है आपके पास, तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और जो आपका आधार कार्ड पैन कार्ड जो भी है आप इसकी जेरोक्सेस आपके पास होनी चाहिए और ओरिजिनल्स। तो ये मेंस एग्ज़ाम के वक्त होता है जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तब। तो दोस्तों ये तो हो गई मेंस एग्ज़ाम्स के डॉक्यूमेंट्स की बात। अब बढ़ते हैं पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स की तरफ। तो अगर मान लो आपने कोई मतलब लेट्स से कि आपने एक मैथ्स किया, समझो एक सम सॉल्व किया आपने और आपको मे बी उसका आंसर रॉन्ग है, तो 0.25 यानी 1/4 मार्क्स कट जाएंगे। लेट से आपने दूसरा सवाल का जवाब सही दे दिया तो आपको मिलेंगे 1 मार्क, और उसमें से पहले सवाल का 1/4 मार्क कट यानी 0.75 हो जाएंगे आपके मार्क्स। तो अगर आपको कहीं पर नहीं आ रहा है तो उस क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिएगा। बढ़ेंगे आगे। फ़ोटो, अब आपको फ़ोटो लगेगा दोस्तों। फ़ोटो का जो मेजरमेंट होगा वो होगा 20 KB से लेकर 50 KB के बीच में। तो ये आपको पीसी में से क्लिप आर्ट वगैरह के थ्रू आपको करना है। फॉर्मल होना चाहिए आपका फ़ोटो, वो ब्लर नहीं होना चाहिए, इसका ख्याल आप रखिए। स्पेक्स नहीं होने चाहिए आपके फ़ोटो में, स्पेक्स है तो निकाल दीजिएगा उसे। ये हो गया फ़ोटो की बात। साइन की बात आपको बताता हूँ। सिग्नेचर ब्लैक पेन के रिफिल से होना चाहिए आपका सिग्नेचर, 10 KB to 20 KB के बीच में होना चाहिए। क्लिप आर्ट या फिर कोई भी अगर आपके एंड्रॉयड के में टूल हो तो आप कर लेना। स्कैन कॉपी होनी चाहिए। साइबर कैफ़े जाने की ज़रूरत नहीं है, मोबाइल के मतलब कैमरा से आप मतलब इसका फ़ोटो ले सकते हैं रेजोल्यूशन कम करके। कोई अगर ऐप होगा आपके पास तो आप उसकी मदद ले सकते हैं। फिर आपको लेफ़्ट थंब का मतलब इम्प्रेशन लगेगा, तो वो जो इम्प्रेशन होता है वो आपको इम्प्रेशन दे देना है। एक पेज पर ऐसे इम्प्रेशन दीजिएगा और उसका फ़ोटो लीजिएगा। अगर आपके पास स्कैनर नहीं है तो ये भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो फॉर्म में नहीं है। आपको एक रिटन डॉक्यूमेंट भरना है कि फिर उधर आपका नाम होगा जो भी है। हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज़ करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। आई विल बी सबमिटिंग। एक और लाइन है इसके बाद, आपको इस लाइन को याद रखना है। मैं आपको बता देता हूँ, थोड़े वर्ड्स इधर उधर हो जाएंगे तो नोटिफिकेशन में देखना और इसे भर देना। आई विल बी सबमिटिंग द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो लगभग ऐसा कुछ लाइन है, तो आप उधर देख लीजिएगा। तो दोस्तों ये 4 चीज़ें आपको अपलोड करनी है। वो एक ब्लैंक पेपर पर लिखना है। कैपिटल लेटर में सब कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ पहला वर्ड होगा कैपिटल में, और आपका नाम का इनिशियल हो सकता है कैपिटल में, नेम, मिडिल नेम और सरनेम का, बाकी सब स्मॉल लेटर्स में आपको लिखना है। जो साइन है वो आपको कैपिटल लेटर्स में नहीं करनी है, नॉर्मल तरीके से आपको करनी है। तो ये हो गई चारों डॉक्यूमेंट्स की बात। फ़ोटो, साइन, लेफ्ट थंब और रिटर्न डॉक्यूमेंट का।
चारों आपको स्कैन कॉपीज़ अपलोड करनी है। सबसे इम्पोर्टेंट 16 पॉइंट फीस। तो आपको अगर आप SC ST या OBC से हैं तो आपको 175 रुपये फ़ी लगेगी, और आप अगर जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 850 रुपये भरने हैं, और ये आपको ऑनलाइन ही भरने हैं। तो दोस्तों ये तो हो गई पूरे जो मैंने आपको कहा था ना, मैं सारे पॉइंटर्स कवर कर लूँगा। तो ये 16 पॉइंटर्स मैंने कवर किए हैं। ये आप नोटिफिकेशन में भी देख लीजिएगा, लेकिन इस वीडियो के ज़रिए आप सुनेंगे तो नोटिफिकेशन पढ़ना ईजी हो जाएगा, क्योंकि वो नोटिफिकेशन काफ़ी लंबा है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने कवर किए हैं। 31 मिनट का वीडियो है, तो ये पूरा वीडियो है दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया है। चैनल पे नए रहेंगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो बड़ा ज़रूर हुआ है, लेकिन मुझे आपको सारे पॉइंट्स कवर करने थे, दिखाना था कैसे आपको फॉर्म भरना है। आई होप आज का वीडियो सक्सेसफुल है। तो पढ़ाई भी कीजिए, लेकिन फॉर्म भरना मत भूलना। 21 तारीख लास्ट डेट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पढ़ाई ज़रूर कीजिए। बेस्ट ऑफ लक for the exam. I hope you succeed. Thanks for watching.